साल 2025 में एक और जॉम्बी थ्रिलर फिल्म आ चुकी है। एक रहस्यमयी वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। संक्रमित लोग खून के प्यासे और बेहद खतरनाक बन गए, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि उनमें अब भी थोड़ी बहुत चेतना बाकी थी। ऐसी खतरनाक प्रजाति का सामना कर रही इंसानी सभ्यता अब पूरी तरह विनाश के कगार पर थी। मुख्य किरदार ईशा एक बदकिस्मत औरत है। वायरस फैलने के कुछ ही समय बाद उसका पति जॉम्बी वायरस की चपेट में आ गया। इतना ही नहीं, उसने उनके इकलौते बच्चे को भी काट लिया। ईशा को मजबूरी में अपने जीवन के सबसे प्रिय इंसान को खुद ही खत्म करना पड़ा। 4 साल बीत गए, बचे हुए इंसानों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। इसी बीच पुरानी सत्ता ने एक संगठन बनाया, GMT। वे इंसानी सभ्यता को फिर से बनाने का दावा करते और बचे हुए लोगों को भर्ती करने लगे। साथ ही यह वादा भी किया कि जो भी संगठन से जुड़ेगा उसे पूरी सुरक्षा और हथियार दिए जाएंगे। लेकिन यह सब बिल्कुल मुफ्त नहीं था। जो भी इसमें शामिल होता उसे बिना किसी सवाल के संगठन के हर आदेश का पालन करना पड़ता, यानी अपनी आत्मा और आजादी को बेच देना। अगर कोई इसमें फंसकर बाद में बाहर निकलना चाहता तो GMT तुरंत शिकारी भेजकर उसका पीछा करता। ऊपर से तो यह दया भरा न्याय कहलाता, लेकिन असल में यह था बेहद ठंडा और खून से सना हुआ सफाया। कहते हैं समय हर दर्द को मिटा देता है, लेकिन ईशा अब तक अपनी बच्ची को खोने के गम में जी रही थी। वह हमेशा खुद को ही दोष देती कि उसने बेटी को बचाने में नाकामी पाई। अगर उसके ससुर जेसन का साथ न होता तो शायद ईशा कब की अपनी बेटी से परलोक में जा मिली होती। एक दिन ईशा अकेली नदी किनारे जा पहुंची। परिचित नजारे ने उसे फिर से अपनी बच्ची की याद दिला दी। आंखें बंद की तो बेटी की छवि सामने आई, लेकिन जैसे ही पलकें खोली वह छवि गायब हो चुकी थी। उस पल ईशा का दिल पूरी तरह टूट गया। वह चुपचाप हथियार उठाकर ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि अचानक एक घोड़े की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ईशा ने पलटकर देखा। एक बेहद शानदार नस्ल का घोड़ा नदी किनारे खड़ा था। उसकी पीठ पर GMT का निशान साफ दिख रहा था और पास ही एक घायल और बेहोश पड़ा आदमी भी दिखाई दिया। ईशा का दिल अचानक बेचैनी से भर उठा। उसे मालूम था कि GMT संगठन बेहद खतरनाक है। ईशा असल में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस आदमी के बैग पर लटका एक ड्रैगन फ्लाई भौरा कीट का लॉकेट उसका ध्यान खींच लेता है, क्योंकि उसकी बेटी को भी जीते जी ड्रैगन फ्लाई बेहद पसंद थी। ईशा इसी सोच में थी कि उस घायल इंसान को बचाए या नहीं। तभी अचानक वह घोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक तरह की मिन्नतें झलक रही थीं। आखिरकार ईशा ने तय किया कि वह उस घायल आदमी की जान बचाएगी। इसी दौरान जंगल में शिकार कर रहे उसके ससुर जेसन अचानक 3 GMT के शिकारी देख लेते हैं। यह जगह GMT कैंप से बहुत दूर थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वे यहाँ क्यों आए हैं। उधर ईशा उस आदमी को खींचकर अस्तबल तक ले आई और सुरक्षा की खातिर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद ईशा ने उसका बैग टटोलना शुरू किया। कुछ अजीब सी दवाइयों के अलावा उसे एक GMT द्वारा बनाया गया एंटीवायरस सीरम भी मिला। ईशा ने पहले सुना था कि यह बेहद कीमती होता है। यह उन लोगों को बचा सकता है जिन्हें ज़ॉम्बी ने काटा हो, लेकिन जो अब तक पूरी तरह संक्रमित न हुए हों। क्योंकि इसे बनाना बहुत कठिन था, इसलिए GMT के अंदर भी सिर्फ बड़े बड़े अफसर ही इसका इस्तेमाल कर पाते थे। जब जेसन शिकार करके लौटा तो उसने ईशा को चेताया कि हाल ही में इधर GMT के शिकारी घूम रहे हैं। जरूर उनके पीछे कोई मकसद है। शायद वे नए लोगों को पकड़कर संगठन की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ईशा ध्यान ही नहीं दे रही थी। आखिरकार उसने जेसन को उस घायल आदमी के बारे में बता ही दिया। वह आदमी देखने में किसी बड़े अफसर जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास सीरम होना बहुत कुछ कह रहा था। दोनों ने तुरंत समझ लिया कि यह शिकारी असल में उसी आदमी के पीछे हैं, क्योंकि उसने GMT का एंटीवायरस सीरम चुरा लिया था। जेसन गुस्से से भड़क उठा। उसने बहू को खूब डांटा कि उसकी गलती ने उन्हें बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। ईशा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि सुबह होते ही उस आदमी को बाहर निकाल देगी। साइड में खड़ा वह घोड़ा दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। वह बार बार सिर हिलाकर जैसे उनसे अपने मालिक की जान बख्शने की भीख मांग रहा था। लेकिन जेसन बिना कुछ सुने पक्का इरादा करके अस्तबल से बाहर निकल गया। जेसन ने जाते जाते ईशा को याद दिलाया कि दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दे, क्योंकि रात ही वह समय होता है जब ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। हालांकि थोड़ी अनबन जरूर हुई थी, लेकिन जेसन ने हमेशा की तरह रात का खाना तैयार कर लिया। अब तो शिकार मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद आज उसे सिर्फ 2 जंगली खरगोश ही मिले थे, मगर ईशा ने खाने की अहमियत समझी ही नहीं। उल्टा नखरे करने लगी। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया, सीधे उठकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने अपनी बेटी का पसंदीदा खिलौना गुड़िया उठा लिया और फिर से माँ बेटी के बीते हुए पलों में खो गई। कब आधी रात हो गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन नींद किसी भी हाल में नहीं आई। वह उठकर अकेली अस्तबल पहुंच गई। उसने सोचा जरा देख आए कि वह घायल आदमी कैसा है, लेकिन पता चला कि वह तो काफी देर से जाग रहा था। अचानक बाहर से तलवार जैसी तेज आहट आई और उसने ईशा को चुप रहने का इशारा किया। असल में अस्तबल के बाहर एक संक्रमित ज़ॉम्बी घूम रहा था। दोनों ने ठान लिया कि चुपचाप इंतजार करेंगे, शायद वह खुद ही चला जाए। पर तभी घोड़ा डरकर कुछ आवाजें निकाल बैठा। ज़ॉम्बी तुरंत दरवाजे की तरफ लपका।
खुशकिस्मती से आदमी ने तेजी दिखाते हुए दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया। ईशा मदद करना चाहती थी, लेकिन जॉम्बी ने उसका गला जकड़ लिया। खतरे की उस घड़ी में आदमी ने लंबी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। यकीन कर लेने के बाद कि जॉम्बी भाग चुका है, वह तुरंत ईशा से पूछ बैठा कि उसका बैग कहाँ है। ईशा उसे हॉल में ले आई। जब उसने देखा कि एंटीवायरस सीरम सुरक्षित है, तो उसकी जान में जान आई। उसने अपना नाम बताया, रोरी। रोरी GMT संगठन का हिस्सा नहीं था। असल में उसका बेटा जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो गया था, इसलिए वह बहाना बनाकर GMT कैंप के अंदर घुस गया और चोरी छिपे वह कीमती सीरम चुरा लाया। यह काम भले ही गलत था, लेकिन बेटे को बचाने का यह ही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उन खुदगर्ज GMT वालों से तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वे किसी आम इंसान पर इतनी कीमती दवा खर्च करेंगे। ईशा ने यह सब सुना और उसके दुख से खुद को जोड़ पाई। अगर उसकी बेटी को वक्त पर यह सीरम मिल जाता तो शायद उसकी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। रोरी ने जल्दी से अपना जख्म बांधा और जिद पकड़ ली कि उसे तुरंत निकलना होगा, क्योंकि बेटे को काटे हुए 2 दिन बीत चुके थे। सीरम पहुंचाना बेहद जरूरी था उसके बदलने से पहले। लेकिन ईशा ने समझदारी दिखाते हुए रोरी को बाहर जाने से रोक लिया। उसने कहा, रात तो जॉम्बियों का वक्त है, अगर वह अभी निकला तो कभी अपने बेटे को देख भी नहीं पाएगा। आखिरकार रोरी मान गया और तय किया कि सुबह होने तक इंतजार करेगा। मगर दोनों को यह पता ही नहीं था कि GMT के शिकारी पहले ही उनके घर का पीछा कर चुके थे। अगली सुबह सतर्क जेसन ने हॉल में रोरी को देखा। ईशा जल्दी से आकर पूरा सच बताने लगी। जेसन कोई नासमझ इंसान नहीं था। उसने भी तर्क समझा, लेकिन बस रोरी को समझाया कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाए। रोरी ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन अचानक उसका शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। जेसन ने कल ही उसके घाव को देखा था। उसे अंदाजा था कि खून का थक्का बनकर उसकी सांस की नली दबा रहा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसकी छाती में चीरा लगाना। सुई चुभते ही रोरी की हालत में काफी सुधार दिखा, लेकिन अब उसे तुरंत रास्ते पर भेजना मुश्किल था। ईशा बेहद बेचैन थी। उसे डर था कि कहीं देर हो जाने से रोरी का बेटा न खो जाए। असल में यह औरत अपनी बेटी को न बचा पाने का गम उस छोटे लड़के पर उतार रही थी। जेसन ने तुरंत बहू के मन की बात भांप ली। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में उस बच्चे को बचाना चाहती हो तो बेझिझक जाओ, शायद यही तुम्हारा जीवन का मकसद है। इतना ही हुआ था कि अचानक सायरन बज उठा। असल में GMT के शिकारी उनके दरवाजे तक आ पहुंचे थे। जेसन ने एक झटके से गहरी नींद में सोए रोरी को जगा दिया और ईशा को आदेश दिया कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर यहां से दूर ले जाए। खुद जेसन पीछे रहकर उन शिकारियों को रोकने वाला था। एक छोटे से विदाई के बाद जेसन ने अपने आप को पूरी तरह हथियारों से लैस किया। वह अकड़कर कमरे से बाहर निकला और यह जताया कि यह इलाका उसकी निजी संपत्ति है। लेकिन शिकारी का सरदार बोला, दुनिया के खत्म होने के बाद सारी संपत्ति GMT की हो गई है, क्योंकि यही संगठन अब भी दुनिया की व्यवस्था संभाले हुए है। असल में जेसन का मकसद सिर्फ उन्हें बातचीत में उलझाना था ताकि वक्त मिल सके, मगर वह क्या जानता था कि शिकारी भी चालाक थे। उन्होंने चुपचाप अपने आदमियों को पीछे के दरवाजे से घुसने भेज दिया था। उधर ईशा और रोरी, अचानक रोरी को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। वह तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही शिकारी ने अंदर कदम रखा, उसने डंडे से जोरदार वार किया और शिकारी ट्रिगर दबा पाता उससे पहले ही गोली चल गई। यही गोली दोनों तरफ की भीषण लड़ाई की शुरुआत थी। अफसोस, जेसन पहली चाल में अपने निशाने पर शिकारी सरदार को मार नहीं पाया, उल्टा वह खुद ही खतरे में फंस गया। आखिरकार अकेला जेसन 4 शिकारियों के सामने हार गया। उसे दबोचकर गोली मार दी गई, मगर उसकी यह कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि इसी वजह से ईशा और रोरी सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब हुए। जब महिला शिकारी ने देखा कि उनका सरदार एक बूढ़े इंसान को बेरहमी से मार रहा है, तो उसे भी आखिरकार GMT की असली सच्चाई समझ में आ गई। यह कोई रक्षक संगठन नहीं, बल्कि औरों को कुचलने वाला एक अपराधी गिरोह था। उस महिला शिकारी ने तुरंत इस पीछा करने वाले मिशन से खुद को अलग करने का फैसला किया। सरदार गुस्से से कांप उठा, लेकिन टीम की एकता की खातिर उसने उसे संगठन के नियमों के मुताबिक मारने का फैसला नहीं किया, बल्कि गालियां देता हुआ खुद रोरी का पीछा करने निकल पड़ा। उधर रोरी और ईशा जंगल के किनारे तक पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता घोड़े के लिए ठीक नहीं था। रोरी ने सोचा कि अब ईशा से अलग हो जाए, लेकिन ईशा ने देखा कि वह घायल है, इसलिए उसने तय किया कि उसे कम से कम उसके घर तक सुरक्षित छोड़ आएगी। इसी बहाने उसने अपनी मरी हुई बेटी की बात छेड़ी और बार बार साफ किया कि वह रोरी की मदद नहीं कर रही, बल्कि अपनी आत्मग्लानि मिटा रही है। आखिरकार रोरी मान गया। उसने जेब से एक दवा की शीशी निकाली और कहा कि यह, लेकिन तभी अचानक एक साफ गोली की आवाज गूंज उठी। असल में शिकारी सरदार उनके पीछे आ ही पहुंचा था। रोरी ईशा को लेकर भागने लगा, लेकिन शिकारी भी धीमे धीमे उनका पीछा कर रहा था। रोरी जानता था कि कोई तो पीछे रुककर उसे रोकना पड़ेगा, इसीलिए उसने सीरम ईशा को सौंप दिया और कहा कि चाहे जो हो जाए, इसे उसके घर तक पहुंचना जरूरी है। उसने ईशा को पूरा पता विस्तार से याद करा दिया। ईशा ने बैग उठाया और तेजी से जंगल की गहराई में भाग गई। रोरी ने दूसरी तरफ अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक इंजेक्शन निकाला, एड्रेनलिन का। यह उसका पहले से छुपाकर रखा सबसे बड़ा अस्त्र था।
जैसे ही दवा असर करने लगी, कमजोर पड़ा रोरी फिर से जिंदा और ताकतवर हो उठा। रोरी और शिकारी सरदार के बीच खूनी भिड़ंत जारी रही। दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ते लड़ते रात ढल आई। दवा का असर अब खत्म होने ही वाला था। रोरी ने तय किया कि अब आखिरी बांजी लगानी होगी। उसने शोर का इस्तेमाल कर शिकारी सरदार को अपने जाल में फंसा लिया और अचानक पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ा। पहले वार का फायदा उठाकर आखिरकार उसने सरदार को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह अंतिम गोली चलाने ही वाला था, पास ही से डरावनी जॉम्बियों की चीख सुनाई दी। रोरी ने चुपचाप अपना हथियार समेट लिया। उसने तय किया कि इस बेरहम शिकारी को जॉम्बियों के मुंह में छोड़ देगा, ताकि वही दर्द महसूस करे जो उसने दूसरों को दिया था। रोरी जानता था कि उसके घाव और दवा के साइड इफेक्ट अब उसे रात भर जिंदा नहीं रहने देंगे, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं। उधर ईशा अब भी जंगल में दौड़ रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने की ओर एक झुंड जॉम्बियों का खड़ा था। वह घबराकर पास के पेड़ के ठूंठ के पीछे छिप गई। फिलहाल तो बच गई, लेकिन भागते समय एक और ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा। ईशा ने पूरी ताकत लगाकर जबरदस्त संघर्ष किया और बड़ी मुश्किल से उसे मार गिराया, मगर इस लड़ाई में उसकी बाजू पर ज़ॉम्बी के दांतों के निशान पड़ गए। अब उसके लिए बैकपैक में रखा सीरम जिंदगी और मौत का आखिरी सहारा था। क्या उसे यह सीरम खुद इस्तेमाल करना चाहिए या फिर रोरी के बेटे को बचाने के लिए सौंपना चाहिए? कंफ्यूजन में डूबी ईशा को ऐसा लगा जैसे अपनी मरी हुई बेटी की परछाई उसके सामने खड़ी है। बस उसी पल कुछ और ज़ॉम्बी उसके चारों ओर आ खड़े हुए। शायद उन्हें महसूस हो गया था कि वह भी जल्द ही उनकी तरह बनने वाली है, या फिर शायद उसने जो दवा ली थी उसकी वजह से उनकी सूंघने की शक्ति गड़बड़ा गई थी। लेकिन गजब यह हुआ कि उन ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला नहीं किया। ईशा हिम्मत करके एकदम शांत खड़ी रही और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह सुबह तक जिंदा पहुंच गई। जंगल से निकलकर उसने दूर घास के मैदान पर एक मकान देखा। यही तो रोरी का घर था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बुजुर्ग महिला बंदूक थामे बाहर आई। जैसे ही उसने रोरी का बैकपैक देखा, खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। ईशा चुपचाप पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। उसमें वही कीमती सीरम रखा था। उनका बेटा भले ही इस दुनिया से चला गया था, लेकिन वह अपने पीछे इससे भी ज्यादा अनमोल तोहफा छोड़ गया था। उधर ईशा अकेली नदी किनारे पहुंची। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। उसके दिल में सुकून था। कम से कम उसने सही फैसला लिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में वह एक और नन्ही जिंदगी को बचाने में सफल हो गई। असल में यह फिल्म एक माँ की आत्मा उद्धार की कहानी है, और कहना पड़ेगा ऐसे इंसान वाकई बहुत महान होते हैं। वैसे भी इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे कठिन काम है, लेकिन ईशा जैसी औरत फिर भी अपने भीतर इतनी ताकत रखती है कि भावनाओं और रिश्तों की कदर कर सके। शायद यही वजह है कि इंसानी सभ्यता आज तक मिट नहीं सकी। आखिर में एक सवाल, अगर आप होते ईशा की जगह तो क्या करते? खुद को बचाते या किसी अजनबी की जान बचाते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।